नमस्कार दोस्तों, आखिरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इससे पहले भी मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन पहले लग चुका है। 10 बार प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी मणिपुर में पहले अलग अलग टाइम पे इंपोज हो चुका है। ये 11वीं बार है कि मणिपुर में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया है। 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, रिजाइन कर दिया गया था। उसके 4 दिन बाद 13 फरवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक बार फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। 11th टाइम है ये, 11वीं बार है कि मणिपुर को एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा है। यहां पर 3 बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया, और तीसरा प्रश्न यह कि क्या राष्ट्रपति शासन पहले नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन लगाने में, प्रेसिडेंट रूल लगाने में मणिपुर में इतना सब कुछ होने के बाद इतना डिले क्यों किया गया, देर क्यों गई। क्या राष्ट्रपति पहले प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं कर सकती थी, केंद्र सरकार पहले प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं कर सकती। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम उत्तर समझने का प्रयास करेंगे कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, और तीसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने में, राष्ट्रपति शासन लगाने में इतनी देर क्यों की गई, इतना सब कुछ होने के बाद इतना डिले क्यों किया गया। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी को पता है कि मणिपुर हिंसा का शिकार है और मणिपुर के अंदर 2 समुदाय, कुकी समुदाय और मैती समुदाय के बीच में बड़ा वायलेंस हुआ, बड़ी हिंसा हुई, आगजनी हुई। यहां पर आपस में बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया गया, गांव के गांव जला दिए गए। कुकी और मैती समुदाय के बीच में हिंसा हो रही है वहां पर बड़े पैमाने पर। क्या है रीजन, एक लाइन में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैती समुदाय ये मांग कर रहा है कि हमें भी अनुसूचित जनजाति में डाला जाए और हमें भी एसटी के आरक्षण का लाभ लेने दिया जाए। एसटी को जो आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण है, उसमें हमें भी शामिल किया जाए। मैती समुदाय इसकी मांग कर रहा था कि मैती को एसटी का दर्जा दिया जाए, और कुकीज का विरोध कर रहा था क्योंकि कुकी ऑलरेडी पहले एसटी में आता है। तो ये इसका विरोध कर रहे थे कि अगर ये भी एसटी में आ गए तो फिर इनका नुकसान होने लगेगा। और हिंसा शुरू हुई थी 3 मई 2023 को। लगभग 21 महीने हो चुके हैं और अब तक 300 से ज्यादा मौतें मणिपुर में हो चुकी है, 1500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अगर हम मणिपुर की आबादी देखें मोटा मोटा तौर पर, तो लगभग मणिपुर में 38 लाख लोग हैं, 38 लाख वहां की पॉपुलेशन है। इसमें से लगभग 53% मैती समुदाय के लोग हैं जो स्पेशली घाटी में रहते हैं, मणिपुर के बीच के एरिया में रहते हैं। और मणिपुर की जनसंख्या का लगभग 40% नागा और कुकी जनजाति के लोग हैं, नागा और कुकी ट्राइब के लोग हैं, और ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, हिल एरिया में निवास करते हैं। और मणिपुर में कितने जिले हैं, 16 जिले हैं। वर्तमान में जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, या शुरुआती दौर में जो ज्यादा हिंसा देखने को मिली, हमें इन जिलों में देखने को मिली। ये वाला जो जिला है ये है चूरा चांदपुर, एक ये वाला जिला जो है ये है विष्णुपुर, और एक ये वाला जो आपको जिला दिखाई दे रहा है तेगनुपाल जिला, और यहां पर ईस्ट अम्फाल और वेस्ट इम्फाल, ये वाला जो रीजन है ये हिंसा प्रभावित सबसे ज्यादा है। मैती समुदाय के गुट बने हुए हैं, कुकी समुदाय के गुट बने हुए हैं, बहुत बड़ा वायलेंस हमें देखने को मिला, ये सब हमको पता है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि मणिपुर के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो 53% के आसपास अभी हमने देखा था कौन सा समुदाय है, मैती समुदाय है, और लगभग 40% के आसपास कुकी जनजाति है, मिजो जनजाति है, यहां पर चिन जनजाति है, बहुत सारी जनजातियां लगभग 40% के आसपास है। तो जनजातियों को यहां पर मणिपुर के अंदर आरक्षण है। मणिपुर राज्य के अगर आप आरक्षण को देखोगे ध्यान से तो मणिपुर में 40% तो जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व्ड है, 10% किसके लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो 50% तो ये हो गया। फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, जिसमें कुकी समुदाय है, जिसमें नागा समुदाय है, जिसके अंदर चिन समुदाय है, मिजो समुदाय है, उनको मणिपुर में एसटी में 31% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में। फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको 2% आरक्षण है, और ओबीसी के लोगों को 17% आरक्षण मणिपुर में है। तो ये जो जनजाति समूह है, नागा, कुकी, मिजो, चिन जाति, इनको मणिपुर के अंदर 31% आरक्षण है जनजाति समूह के लोगों को। और केंद्र सरकार की नौकरियों में भी आपको पता है कुकी समुदाय को रखा गया है। जैसे राजस्थान में से मीणा समुदाय राजस्थान में एसटी में आता है और केंद्र में भी एसटी में आता है, केंद्र में भी 7.5% आरक्षण का लाभ मीणा समुदाय राजस्थान में लेता है। वैसा का वैसा कुकी समुदाय मणिपुर राज्य के अंदर तो ये जनजाति के आरक्षण का लाभ लेता है, एसटी के आरक्षण का लाभ लेता है 31% का। वहीं केंद्र सरकार की नौकरियों में भी अभी आप देखोगे तो 7.5% के आरक्षण का लाभ
लाभ कौन लेता है? ये जो नागा जनजाति के लोग, कुकी जनजाति के लोग हैं, ये आरक्षण का लाभ लेते हैं और स्वाभाविक सी बात है इनका विकास नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो इनको इस आरक्षण का प्रावधान है। तो मणिपुर राज्य के अंदर एसटी को 31% आरक्षण है, कुकी और नागा जनजाति के लोगों को, और केंद्र सरकार की नौकरियों में भी जो 7.5% आरक्षण एसटी को मिला हुआ है वो भी इनको दिया गया है। तो ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं जो कि 53% इनकी आबादी है, ये एसटी की मांग कर रहे हैं कि हमें भी एसटी के आरक्षण का लाभ लेना है, हमें भी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की लिस्ट में शामिल किया जाए। और जब इन्होंने ऐसी मांग की तो कुकी समुदाय के लोगों ने इनका विरोध किया कि अगर इनको भी एसटी में डाल दिया जाएगा तो फिर हमारा नुकसान होने लगेगा, और इसके बाद जो वायलेंस देखने को मिला वो आपके सामने है। तो ये इसकी जड़ है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं इंफॉर्मेशन के लिए, मणिपुर के अंदर 16 जिले हैं लगभग, और मणिपुर को आप 2 बड़े डिवीजन में बांट सकते हैं। एक तो ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये है हिल एरिया, पहाड़ी रीजन, यहां पर जनजाति के लोग रहते हैं, नागा जनजाति, कुकी जनजाति के लोग और अन्य जनजाति के लोग। और ये जो बीच वाला रीजन है इसको कहा जाता है वैली रीजन, घाटी का क्षेत्र, इसमें मैतेई समूह के लोग रहते हैं, मैतेई समुदाय के लोग यहां पर बड़े पैमाने पर रहने का प्रयास करते हैं। तो बीच वाले रीजन को इंफाल वैली भी बोल दिया जाता है या वैली रीजन ही बोल दिया जाता है, यहां पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और ये जो आसपास का पहाड़ी इलाका है दूर-दराज के क्षेत्रों का, यहां पर जनजाति के लोग रहते हैं। अब ये जो जनजाति के लोग हैं ना, ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार से जो फंड आता है, राज्य सरकार जो विकास और डेवलपमेंट करवाती है वो केवल इस इंफाल वैली का करवाती है। ये जो वैली रीजन है, बीच वाला रीजन है, यहां पर सारा का सारा पैसा खर्च कर देती है, यहीं पर विकास और डेवलपमेंट सारा का सारा काम करती है। हमारा ये वाला जो क्षेत्र है जो कि जनजाति क्षेत्र है और 90% एरिया तो यही है, इसका विकास और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करवाती है सरकार, जो भी फंड आता है वो सारा का सारा यहां खर्च कर देती है। वहीं मैतेई समुदाय के लोग ये कहते हैं कि ये जो जनजाति के लोग है, नागा, कुकी, चिन जनजाति के लोग, इनको यहां पर जमीन खरीदने की इजाजत है, लेकिन हम जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनको यहां पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। जनजाति के लोगों को इस रीजन में, वैली रीजन में जमीन खरीदने की इजाजत है, लेकिन मैतेई समुदाय के लोग जो यहां रहते हैं उनको इन एरियाओं में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। यह भी बड़ा इश्यू बना हुआ है, यह भी एक आप कारण मान सकते हैं। और आपको पता है कि 21 महीने हो गए हिंसा चलते, इतने बड़े पैमाने पर वहां पर वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों को मार दे रहे हैं, मैतेई समुदाय के लोग कुकी समुदाय के लोगों को मार दे रहे हैं। जिसका जहां पर वार बैठ रहा वो एक दूसरे को निपटाने का काम कर रहा था, गांव के गांव जला दिए जा रहे थे। इतनी बड़ी हिंसा, इतना बड़ा वायलेंस देखने को मिला। तो 21 महीने के बाद 9 फरवरी को सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मणिपुर के जो गवर्नर है अजय कुमार भल्ला को ये जो एन बीरेन सिंह ने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर आप मणिपुर में ध्यान से देखोगे तो 60 सदस्यों की विधानसभा है और 60 में से 37 सीटें किसके पास है? बीजेपी के साथ है। 37 विधायक है वो बीजेपी के हैं। अब प्रश्न यहां खड़ा होता है कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया? सबसे पहला रीजन तो यही है, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया? जनता का प्रेशर, मणिपुर की जनता का प्रेशर, पूरे के पूरे देश की जनता का प्रेशर कि ये जो व्यक्ति है एन बीरेन सिंह, जो कि अभी थोड़े दिन पहले तक मणिपुर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये मणिपुर में हिंसा को रोक पाने में असफल रहे हैं, मणिपुर में शांति की स्थापना कर पाने में असफल रहे हैं, मणिपुर के अंदर ये जो मसला है इसको सुलझाने में असफल हो पाए हैं। इस वजह से एक रीजन तो यही बताया जा रहा है कि जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है। ये आदमी एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से वहां पर मणिपुर राज्य को चला रहा था, 21 महीनों से इस रीजन में हिंसा को, आगजनी को, बलात्कार को, घटनाओं को, जो वहां पर रक्त देखने को मिला उसको रोक पाने में बिल्कुल असफल रहा, शांति की स्थापना कर पाने में असफल रहा और यहां पर मसलों को सुलझाने में असफल रहा। पहला रीजन तो यह है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टियां थी, अपोजिशन पार्टियां थी, उनका दबाव। केंद्र में भी आपने देखा कि जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी कितना दबाव बना रही है और मणिपुर के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़ा दबाव बना रही है। और मणिपुर की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा एन बीरेन सिंह के खिलाफ, तब जाके मानेगा, तब जाके इस्तीफा देगा। तो बहुत दिनों से इनके इस्तीफे की मांग चल रही थी और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी थोड़े दिन पहले किया था कि मणिपुर पॉलिटिकल क्राइसिस, कांग्रेस सीक्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। कांग्रेस पार्टी मणिपुर की विधानसभा में एन बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाली थी। उससे 14 घंटे पहले ही एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। वी वर अबाउट टू ब्रिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द विधानसभा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम मणिपुर की विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले थे, लेकिन उससे ठीक 14 घंटे पहले
प्रेशर में आकर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, वरना इनकी जवाबदेही हो जाती मणिपुर की विधानसभा में। इनको साफ साफ हर एक चीज को बताना पड़ता, तो पहले इस्तीफा देके बच गए। तो अपोजिशन पार्टी का दबाव या अन्य पार्टियों का दबाव दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन ये बताया जा रहा है कि ये जो मणिपुर के मुख्यमंत्री अभी थोड़ी दिन पहले एन बीरेन सिंह थे, इनके ऊपर एक आरोप लगा है। किसने लगाया है? कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने एक सबूत पेश किया है और एक दावा किया है कि इन्होंने एक टेप पेश की है और सुप्रीम कोर्ट में ये हाजिर लगाई, याचिका लगाया कि आप इस टेप की जांच कीजिए जो हम आपको पेश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस टेप की जांच करने के लिए अपना मन बना लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने एक वीडियो टेप भेजा है और सुप्रीम कोर्ट से यह बोला कि आप इसकी जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए। और हम आरोप लगा रहे हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि एन बीरेन सिंह ने हिंसा को भड़काया है, मणिपुर राज्य को डिवाइड करने का प्रयास किया है। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब को सीलबंद लिफाफे में 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है कि भाई वो जो टेप है, वीडियो टेप है, उसके अंदर एन बीरेन सिंह को बोल रहे थे कुछ और उसमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है जो कि ये ह्यूमन राइट्स एक ट्रस्ट ये आरोप लगा रहा है कि इन्होंने हिंसा को भड़काया है, बड़े पैमाने पर मैते समुदाय को उकसाया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जांच के आदेश आ गए। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने वाला है कि वो जो वीडियो टेप है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाई एन बीरेन सिंह ने हिंसा भड़काई है, इस वजह से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो 3 बड़े रीजन हो गए, जनता का दबाव, अपोजिशन पार्टी द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने की तैयारी करना, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया 9 फरवरी को। और 13 फरवरी को हमारे राष्ट्रपति द्वारा, जिनका क्या नाम है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा यहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया। कौन सी बार? 11वीं बार। आप कमेंट बॉक्स में यह लिखना कि पहली बार किस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कमेंट बॉक्स में इसका जरा आंसर करना। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 356 है वो इसकी इजाजत देता है कि राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 13 फरवरी को यह लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि अन्य जो पार्टियां हैं इनके पास बहुमत नहीं है, ये 30+ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, इनके बीच में सहमति नहीं बन पाई है। अगर अन्य पार्टियों के बीच में सहमति बन जाती, ये 30 से ज्यादा का बहुमत ले आती तो कोई और मुख्यमंत्री बन जाता। लेकिन 4 दिन हो गए, सहमति नहीं बन पाई अन्य पार्टियों के बीच में, 30+ आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और करेगी भी कैसे? 37 में तो अकेले बीजेपी बैठी है। तो जब कंसेंसस नहीं बन पाया, सहमति नहीं बन पाई, तो फिर प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर दिया गया। और प्रेसिडेंट रूल इंपोज कैसे किया जाता है मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन में प्रेसिडेंट रूल लगाने की जिम्मेदारी देता है किसको? राष्ट्रपति को। उस स्थिति में जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी फेल हो जाती है, यानी जो राज्य की विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो वहां की स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, वो राज्य को चला पाने में सक्षम नहीं हो पाती है, राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक तरीके से फेल हो जाती है, तब जाकर उस राज्य का जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है कि महोदय, मैं जिस राज्य का गवर्नर हूं वहां की जो लोकल विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो राज्य को चला पाने में सक्षम नहीं है, यहां की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, तो आप वहां से कोई ना कोई एक्शन लीजिए। राष्ट्रपति के पास जैसे चिट्ठी जाती है तो मंत्रिपरिषद से सलाह करते हैं और फिर डिक्लेयर कर दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। जिस तारीख को राष्ट्रपति शासन को डिक्लेयर किया जाता है उसी तारीख से लागू हो जाता है। जैसे 13 फरवरी को डिक्लेयर किया तो 13 फरवरी से क्या हो जाएगा? ये लागू हो जाएगा। और फिर हमारी संसद को 2 महीने का वक्त मिलता है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसको सामान्य बहुमत के माध्यम से पारित कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। तो फिर ये उसी तारीख से, जिस तारीख को घोषणा हुई थी, 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। ऐसा आपने पढ़ा होगा। और अगर आप चाहें तो इसको 6 महीने कंटिन्यू आगे बढ़ा भी सकते हैं। इससे पहले भी 10 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो चुका है। वो 10 बार आपके सामने है। पहली बार 12 जनवरी 1967 से लेकर 19 मार्च 1967 तक 66 दिन के लिए लगा था। फिर 1967 में लगा, फिर 1969 से 1972 ये सबसे लंबे समय टाइम तक लगा था। 2 वर्ष 156 दिन तक ये सबसे लंबे समय तक लगने वाला प्रेसिडेंट रूल है मणिपुर में, जो 17 अक्टूबर 1969 से 22 मार्च 1972 तक लगा। फिर चौथी बार 1973 में लगा, फिर 5वीं बार 1977 में, फिर 6ठी बार 1979 में, 7वीं बार 1981 में, 8वीं बार 1992 में, 9वीं
11वीं बार 1993 में और 10वीं बार लास्ट टाइम में 2001 से लेकर 2002 के बीच में 276 दिन लगा था। और ये वाला जो है वो कौन सी बार है, वो 11वीं बार है। अब प्रश्न इसमें यह भी खड़ा होता है, प्रश्न यह खड़ा होता है कि भाई क्या राष्ट्रपति शासन पहले नहीं लगाया जा सकता था? क्या पहले प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है, आगजनी हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, यहां पर ब्लड बह रहा है जनता का, एक समुदाय दूसरे समुदाय को ठिकाने पर लगा रहा है, दूसरा समुदाय एक समुदाय को ठिकाने पर लगाया जा रहा है, इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है। तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा शांति स्थापित नहीं कर पाए, वो असफल रहे, वहां पर सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, वो हिंसा को नहीं रोक पाए वो बड़े पैमाने पर, और वहां पर मसले को सुलझा पाने में असफल रहे। उनके ऊपर यह तक आरोप लगाया गया कि हिंसा को भड़काने के जिम्मेदारी वही है बड़े पैमाने पर, और सुप्रीम कोर्ट में अब जांच भी चल रही है। इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो 21 महीने से फेल हो चुकी है। 21 महीने से राज्य आग में जल रहा है, लेकिन वहां की विधानसभा जो वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है, वो बड़े पैमाने पर राज्य को चला पाने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो पहले भी लगाया जा सकता था, लेकिन मैं आपको बता दूं क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मणिपुर के अंदर किसी अन्य पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की या किसी अन्य पार्टी की सरकार, तो बीजेपी केंद्र सरकार में जो है वो दूसरे ही दिन प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन इंपोज कर देती थी। बीजेपी गवर्नमेंट कलंक लगने से बच रही थी, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कि कलंक ना लगे, जनता ये ना बोले कि बीजेपी पार्टी के द्वारा राज्यों को नहीं चलाया जा रहा है, यहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी अन्य पार्टी की सरकार मणिपुर में होती तो कब का प्रेसिडेंट रूल केंद्र सरकार इंपोज कर देती। वो तो रह गई पार्टी किसकी, बीजेपी पार्टी रह गई, वो मणिपुर को चला रही थी। तो केंद्र सरकार अपने ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहती थी, प्रश्न चिन्ह नहीं उठवाना चाहती थी कि आप राज्यों को कैसे चलाते हो, तो आप यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो। लेकिन अब स्थिति हाथ से बाहर निकल गई है, तो अब राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। बाकी राष्ट्रपति शासन पहले भी लगाया जा सकता था, इतना सब कुछ हो गया, यह है कहने का मतलब। और यहां पर राहुल गांधी ने जो बोला है वो उसको हम सबको सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने यह बोला है कि भाई एन बीरेन सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे मणिपुर में बीजेपी पार्टी से, उन्होंने राज्य को तोड़ने का प्रयास किया है, और इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अलाउ किया, अनुमति दी, और वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। वायलेंस होने के बाद भी, लॉस ऑफ लाइफ होने के बाद भी, और इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया मणिपुर में, इसके बावजूद भी जनता के प्रेशर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन के बाद और अपोजिशन पार्टी द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने की, इन सब प्रेशर के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अब जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि इस राज्य के अंदर पीस मेंटेन की जाए, वापस से पीस की स्थापना की जाए। यहाँ की जनता बड़ी परेशान है, और सारे के सारे लोगों के घावों को भरा जाए, मणिपुर के लोगों के घावों को भरा जाए। और यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी गुहार लगाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मस्ट विजिट मणिपुर एट वंस। अब तक 21 महीनों में एक बार भी, जब से हिंसा शुरू हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में नहीं गए हैं एक बार भी विजिट करने के लिए। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम एक बार तो मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों से मिलना चाहिए, उनके घावों पर मरहम लगानी चाहिए, सांत्वना बनानी चाहिए, ढांढस बंधाना चाहिए। ये अच्छी बात बोली राहुल गांधी ने, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया गया है, लेकिन बहुत लेट किया गया, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।